तो नमस्कार यार, मैं विशाल यादव और विवा ट्यूटोरियल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, तो जिस भी स्टूडेंट को ये वीडियो हिंदी में देखनी है वो हमारे RJRM लर्निंग चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो बने रहिए यार हमारे साथ और देखते रहिए VY ट्यूटोरियल। आइए यार, लेक्चर नंबर 2 है अपना इज मैटर अराउंड अ स्फीयर का। और पिछली क्लासेस में हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर तक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन देखते हैं यार। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जहां पे दो कंपोनेंट्स मिक्स होके हम उनको फिजिकली सेपरेट ना कर पाए। वहीं हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? जहां पे दो कंपोनेंट्स मिक्स भी हो जाएं और हम उनको फिजिकली सेपरेट कर पाए, अपने नॉर्मल आई से देख के सेपरेट कर लें। तो ये सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जहां पे दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होके होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। क्या मतलब? जैसे यहां पे सॉल्ट था, यहां पे वाटर था, ठीक है। सॉल्ट के साथ कौन मिल गया? वाटर मिल गया। और ये सॉल्ट और वाटर मिलके कैसा मिक्सचर बनाए? दीज टू कंपोनेंट मिक्स्ड अप एंड फॉर्म अ मिक्सचर दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड बिकेम अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू components mix together to form a homogeneous mixture. This homogeneous mixture named as a solution. समझे यार? इसका मतलब जो ये सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर से एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाना, ये कुछ और नहीं, एक सोल्यूशन था। अब आपको लगेगा यार क्या हर होमोजेनियस मिक्सचर एक सोल्यूशन होता है क्या? ऐसा होता है क्या? आपको आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, बस देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक, बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। तो ये बात मैं समझ गया यार कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, और होमोजेनियस मिक्सचर के साथ मैं ये समझ गया कि सोल्यूशन क्या है। जहां पे दो कंपोनेंट्स मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। अब एक बात ये आती है कि क्या हमेशा मैं ऐसा ही देखने को हमें मिलता है कि यार लिक्विड में सोल्यूशन बनता है, यानी कि जैसे हम पानी में डाल दें नमक, पानी में डाल दें चीनी, पानी में डाल दें नींबू, तो क्या ऐसा है क्या कि लिक्विड के द्वारा ही सोल्यूशन पाया जा सकता है? ऐसा जरूरी है क्या? तो नहीं यार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि केवल लिक्विड के साथ ही सोल्यूशन बन सकता है। सॉलिड के साथ भी सोल्यूशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि सॉलिड के साथ कैसे सोल्यूशन पॉसिबल है, बताता हूं। देखिए, जैसे अगर हम सॉलिड के साथ मिक्सचर की बात कर लें और सोल्यूशन की बात कर लें, तो एक एग्जांपल आता है जो कि कॉमनली कहा जाता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स या फिर दो नॉन मेटल्स के मिक्सचर से बनने वाला एक कंपोनेंट होता है जिसको अलॉय कहते हैं, जो खुद अपनी प्रॉपर्टी सेट करता है। एग्जांपल देता हूं, ब्रास। ब्रास एक टाइप का अलॉय है जो कि मिलके बनता है जिंक और कॉपर से। जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है, ठीक है। जिंक भी सॉलिड और कॉपर भी सॉलिड। सोच के देखिए, सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर से बना एक अलॉय जो कि क्या था? एक होमोजेनियस मिक्सचर। ये जो अलॉय बना सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर से, जिंक और कॉपर के मिक्सचर से, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप देख के डायरेक्ट जिंक को नहीं सेपरेट कर सकते और डायरेक्ट कॉपर को सेपरेट नहीं कर सकते। ये होमोजेनियस मिक्सचर ही बनता है क्या? अपना ब्रास बनता है। ब्रास जो कि क्या है? एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लिक्विड में ही कुछ मिले तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड में भी मिल करके हमको सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे सॉलिड और सॉलिड में भी सॉल्यूशन हमें मिल गया, वो एक एलॉय का एग्जांपल है जो कि अपना है ब्रास। चलिए जी, इतनी बातें हम समझ गए कि सॉलिड और सॉलिड में भी हमारा ये मिल सकता है, क्या? अपना सॉल्यूशन मिल सकता है। अच्छा, अब एक बात आती है यार कि अच्छा अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो यार सॉल्यूशन में एक बात आती है कि कंपोनेंट्स क्या होंगे? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आखिर बनता कैसे है, ये चीज देखना है हमको ना, है ना। सॉल्यूशन बनता कैसे है? व्हाट इज सॉल्यूशन हमने जान लिया, होमोजेनियस मिक्सचर की वजह से बनता है। और अब ये बात आती है कि कंपोनेंट्स क्या है इसके, दूसरी चीज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज देखने वाली बात है। तो
हम बात करते हैं कि दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, एक होता है सॉल्यूट और जो दूसरा चीज होता है वो है सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक ग्लास लिया, उस ग्लास में पानी भर दिया, ठीक है, ये लो जी पानी भर दिया, और उस पानी में डाल दिया नमक, ठीक है, नमक भर दिया, ठीक। तो अब ये बन गया एक लिक्विड प्लस सॉलिड का क्या सॉल्यूशन, जहां पे लिक्विड क्या है वाटर और सॉलिड क्या है अपना सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट का एक होमोजेनियस मिक्सचर बना और इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन कह देते हैं। तो अच्छा एक बात समझ में आती है, अच्छा इस केस में हमको ये बताइए कि ज्यादा कौन है, ज्यादा मोर इन अमाउंट कौन है, इस लिक्विड और सॉलिड में ज्यादा कौन है, लिक्विड कौन सा वाटर ज्यादा है यहां पे, ठीक है, और कम कौन है, सॉलिड वाला कम है, सॉल्ट कम है। अच्छा एक बात बताइए, वाटर में नमक घुलेगा कि नमक में वाटर घुलेगा? इस चीज का सिंपल सा जवाब आता है, जो ज्यादा होगा ना वो कम वाले को अपने अंदर घोल लेगा, और जो कम होगा वो ज्यादा वाले के अंदर घुल जाएगा और एक सॉल्यूशन बना लेगा। तो दोनों चीजों में अंतर हमको समझ में आता है। हिंदी में समझाता हूं ताकि आपको इंग्लिश में समझना आसान हो। जो घोल दे वो सॉल्वेंट और जो घुल जाए वो सॉल्यूट, ठीक है, जो घोल दे वो सॉल्वेंट और जो घुल जाए वो सॉल्यूट। इंग्लिश में एनसीईआरटी कैसे लिखती है, देखो अपने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स बने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स हो गए। तो द कंपोनेंट, पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज स्लाइटली ग्रेटर इन अमाउंट, and dissolve the second component is a solvent। ठीक है जी, जो ज्यादा मात्रा में है और दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज स्लाइटली लेस इन अमाउंट एंड गेट्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है जी, सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो जनरली कम अमाउंट में होता है और उस सॉल्यूशन में घुल जाता है, वो क्या है सॉल्यूट, गेट्स डिसॉल्व। ये क्या हो जाता है जी, ये डिसॉल्व हो जाता है, और ये डिसॉल्व करता है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिसॉल्विंग, या फिर ऐसे लिख देते हैं इट डिसॉल्व्स, ये डिसॉल्व करता है और ये डिसॉल्व होता है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट्स देख लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो जनरली जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो अपना सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट घोलता है और सॉल्यूट घुल जाता है। आइए हमने कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अच्छा अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार, कि जब हम कह रहे हैं कि कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, तो आखिर इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमको मिल सकते हैं। तो कंपोनेंट्स हमने देख लिए, अब हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये देख लेते हैं। तो कितने टाइप की चीजें हो सकती हैं, हो सकता है सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो, सॉलिड ऐसे ये लिखो यहां से, देखो सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन, गैस में गैस का सॉल्यूशन, और उसके बाद लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, और लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन। तो मेजरली इतने टाइप के सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, 5 प्रकार के हम जनरली देख सकते हैं अपने आसपास। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं किसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ताकि हमको ये आसानी से समझ में आ जाए कि कौन किस में सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है, और कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। आइए देखते हैं। पहला केस सॉलिड प्लस सॉलिड वाले में, एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अलॉय में, वो भी क्या, ब्रास, जिसमें जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, मिलावट होती है, मतलब जिंक और कॉपर के वजह से ये सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पे जिंक भी सॉलिड और कॉपर भी सॉलिड, तो दो सॉलिड की वजह से ये एक मिक्सचर बना जो कि होमोजेनियस था, इसलिए सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन कहा जाता है। आइए लिक्विड लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड लिक्विड का क्या देखोगे, पानी में नींबू डाल दो, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। और गैस गैस का क्या है,
गैस गैस का रही हमारी हवा भाई, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये सारे गैसेस हमारे एयर में हमेशा प्रेजेंट है, हम तो हवा लेते हैं। तो जो हवा हम ले रहे हैं वो क्या है, वो एक सॉल्यूशन है गैस प्लस गैस का, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी। अच्छा एक बात बताइए कि इस वाले केस में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट केस कौन है? एक बात समझ में आती है कि एयर की जब हम बात कर लेते हैं तो यार एयर में ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, कितना 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%। एक बात समझ में आ जाती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा है वो सबसे कम वाले कंपोनेंट्स को अपने अंदर घोल लेगी, इसका मतलब नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द सॉल्वेंट ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ, तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। एंड व्हाट आर द सॉल्यूट ऑफ द एयर, ऑल गैसेस एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर द सॉल्यूट, ठीक है। और लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल, हम जनरली यही वाला केस पढ़ते भी रहते हैं कि पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, तो शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर वो है लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड और वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन वो है लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन। आइए लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। लिक्विड प्लस गैस में आपको मिलेगा जो हमारे नदी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसमें रह रहे एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या करते हैं, जब वो ब्रीथ करते हैं तो वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कौन लेता है, एक्वेटिक एनिमल्स। अच्छा वो डिसॉल्व ऑक्सीजन ले कैसे पाते हैं, जो अपना पानी रहता है, पानी H2O, उसमें कौन घुला हुआ रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन। इसी वजह से वो डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में मिल जाता है और पानी को ये ले लेते हैं और उस पानी को एब्जॉर्ब करके उसमें से ऑक्सीजन लेके पानी को रिलीज कर देते हैं। तो इन्होंने ऑक्सीजन कैसे लिया, इस वाटर से ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया और उसको एक्वेटिक एनिमल्स ने ले लिया। तो ठीक है, अगर वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब एक लिक्विड में एक गैस मिक्स हो रही है, इसका मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, जिसको हम लोग लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब हर एक केस में आपको दिखेगा, कोई ज्यादा अमाउंट में होगी, कोई कम अमाउंट में होगी। जो ज्यादा अमाउंट में आपको दिखे आपका तो वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में दिखे आपका तो वो सॉल्यूट है। अच्छा चलिए भाई, यहां पे एग्जांपल्स भी हम मिक्सचर के खत्म कर लेते हैं। अब एक अच्छी चीज, एक अच्छा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टिंचर आयोडीन का, कौन सा एग्जांपल है जी, वो है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, इसको देख लेते हैं, ये क्या है भैया टिंचर, व्हाट इज टिंचर आयोडीन, इसको समझते हैं। जो टिंचर आयोडीन होती है वो एल्कोहल और अपनी आयोडीन का मिक्सचर होती है। जहां पे अल्कोहल तो लिक्विड होता है, वहीं अपनी आयोडीन सॉलिड होती है। अगर ये टिंचर आयोडीन एक सॉल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब ये लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन है। अब अल्कोहल ज्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और ये आयोडीन कम अमाउंट में रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो टिंचर आयोडीन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टिंचर आयोडीन किस चीज से मिलकर बनता है, अल्कोहल प्लस आयोडीन से मिलकर बनता है। कैसे टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड प्लस सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल है, इसमें सॉल्यूट क्या है, आयोडीन है। तो यही सारे क्वेश्चन है जो आपके इसमें बन सकते हैं, और सारे के सारे मिक्सचर्स में बन सकते हैं। आपको खुद देख के पता चल जाना चाहिए कौन सा तो सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, और किस टाइप का ये मिक्सचर है। चलिए जी, इतनी बातें हम लोग कर ली। अब एक चीज आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या क्या देख लिया, व्हाट इज सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को देख लो धड़ाधड़, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन, अच्छा एग्जांपल ले लो, एक सॉल्यूशन में पानी डाल दिया, पानी भर दिया, और उसमें क्या डाल दिया जी, नमक। उसमें क्या डाल दिया, ये नमक डाल दिया, ये बन गया एक लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन। तो अब हमको इसकी प्रॉपर्टीज देखनी, ठीक है जी। आइए, पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है कि ये सॉल्यूशन अगर कहा गया है, इसका मतलब ये पक्का होमोजीनियस मिक्सचर रहा होगा, तभी ये सॉल्यूशन कहा गया है। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें, किसकी बात यार, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लें,
तो क्या प्रॉपर्टीज होगी? जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो तो यही कि ये किससे बनता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर से बनता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे बात, अच्छा एक बात समझ में आ गई, अगर होमोजेनियस मिक्सचर होगा इसका मतलब दो पार्टिकल के बीच में तीसरा पार्टिकल आके फिट हो गया होगा और हमको ये होमोजेनियस मिक्सचर दिख गया होगा। अच्छा यार, इतनी कम जगह होती है दो पार्टिकल्स के बीच में और उतनी कम जगह में आके ये तीसरा पार्टिकल फिट हो जाता है। जनरली वो कम जगह होती है 10⁻⁹ ए मतलब ए मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर जगह होती है। अब 1 नैनोमीटर में वो तीसरा पार्टिकल आके फिट हो गया, तो हमको ये आजू बाजू वाला तो दिखता है लेकिन ये बीच वाला नहीं दिखता, क्योंकि बीच वाला उस खाली जगह में आके भर जाता है। इसी वजह से जब हम पानी और नमक घोलते हैं तो हमको पानी दिखता है, नमक वमक नहीं दिखता। इसका मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये बात हमको समझ में आ गई। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लगभग कितना? 10⁻⁹ मीटर, जो कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। लगभग इतनी जगह में पार्टिकल्स, ये एनएम है, नैनोमीटर। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, जब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो अगर आपने एक बार पानी में नमक को मिला के घोल दिया और वो सॉल्यूशन बन गया तो इतनी कम जगह में वो नमक जाके बैठ जाएगा कि उसको सेपरेट करना फिल्ट्रेशन से तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप फिल्टर पेपर लगा दो, जैसे छन्नी वन्नी लगा के आप उसको छानने की कोशिश करो, तो फिल्ट्रेशन से तो वो छनने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर आप छन्नी लगा के छानोगे ना तो पानी के साथ साथ जो घुला हुआ नमक है वो भी नीचे आ जाएगा, छन्नी के सतह पर, छन्नी के सरफेस पे कुछ बच नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब फिल्ट्रेशन से आप एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। यही अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। चलो लिखते नहीं है, आगे चौथी भी डिस्कस करते हैं। आप सुन तो लिए ही होंगे, खुद से लिख लेंगे। चलिए चौथी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि यार पहले तो हमें ये जान लिए कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत कम जगह में आके ये फिट हो रहे हैं, बहुत कम जगह में आके ये फिट हो रहे हैं। इसका मतलब अब लगभग वहां पे और जगह नहीं बची, क्योंकि वहां पे पार्टिकल एक पहले से आ गया है जो उस जगह पे फिट हो गया। इसका मतलब अब और जगह एक्स्ट्रा उसके आसपास नहीं बची है। तो जब एक सॉल्यूशन बन जाता है ना तो कम जगह हम पे पार्टिकल फिट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जगह तो बचती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर और सॉल्ट का। ये लो जी, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब क्या काम करते हैं, इस पे से लाइट पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? लाइट पास कराते हैं। ये टॉर्च लिया, लाइट पास कराई, बीम ऑफ लाइट डाली, ये टॉर्च थी अपनी, इससे लाइट डाली, तो यार हमको क्या देखने को मिला? लाइट इधर से निकली ही नहीं। लाइट डज नॉट गेट एंटर्ड और गेट डिस्पर्स्ड आउट ऑफ दिस मीडियम व्हाट कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमने कहा है उससे अपनी ये जो लाइट हमने डाली वो पास होती हुई दिख ही नहीं रही है। आखिर मैटर क्या हुआ? मैटर यही हुआ कि यार इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि जगह ही नहीं है आसपास में, जगह नहीं है तो लाइट पास कहां से होगी इस मीडियम से। इसी वजह से लाइट इस मीडियम से पास नहीं हो पाती है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट पास नहीं कर पाती है। वहीं आगे जब आप कोलाइडल और सस्पेंशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहां से लाइट पास हो जाती है और उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना जान जाओ कि सॉल्यूशन से तो लाइट पास नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं बचती है, तो लाइट पास कहां से कराओगे? लाइट को जाने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। चलो, ये चारों के चारों पॉइंट हमने समझ लिए भैया कि क्या कैसे कैसे। अब एक बात आती है, प्रॉपर्टीज तक हमने कवर कर लिया। अब एक बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस चैप्टर से कहीं आपको सवाल बनेगा ना, अच्छा है तो इसी टॉपिक से बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक तो पहले पूरा मिटा देता हूं, पहले बता देता हूं क्या क्या पढ़ लिया। सॉल्यूशन हमने देख लिया, व्हाट इज सॉल्यूशन, फिर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, फिर एग्जांपल्स देख लिए, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिया हमने, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सब मिटा देते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग डालते हैं। आइए, नई हेडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको देखते हैं।
चलिए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक बीकर लीजिए या फिर ग्लास लीजिए, उसमें भरिए क्या, पानी। ये लो पानी भर दिया, ये लो पानी भर दिया। अब आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है KMnO4 का क्रिस्टल और ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे मैं कहूं बस वैसे वैसे ऑब्जर्व करते जाइए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। KMnO4 का क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं उसके, बताया ही था पहले ही लेक्चर में कि भले ही KMnO4 के क्रिस्टल 1 2 3 हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें इतने क्रिस्टल होते हैं तभी तो उसका कलर पिंक कलर मिलता है। एक्चुअल में KMnO4 का कलर जो हमको मिलता है वो मिलता है पिंक कलर। इन क्रिस्टल्स में कितने सारे पार्टिकल्स हैं वो अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे पार्टिकल्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। ठीक है, हमने क्या काम किया, एक चम्मच लिया, उसमें 3 क्रिस्टल KMnO4 का डाल दिया। चम्मच छोड़ो, हमने 3 क्रिस्टल KMnO4 का लाके इस पानी में डाल दिया। शिट, मेरा मार्कर निकल गया। हाँ, तो क्या किया हमने, 3 क्रिस्टल KMnO4 का लाके इस पानी में डाल दिया। ये लो जी, 3 क्रिस्टल हमको दिख रहा है कि हमने 3 क्रिस्टल इस पानी में डाल दिया। क्रिस्टल पानी में डालने के बाद हमको धीरे धीरे पानी पिंक कलर में चेंज होता हुआ दिखेगा। तो हमने क्या काम किया, ये कलर अब धीरे धीरे पिंक में बदल रहा है, तो चलो इसको पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि 3 ही क्रिस्टल डाला है तो बहुत ज्यादा तो गाढ़ा नहीं होगा, हाँ पिंक कलर में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। ये लो जी, लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया है। ये लाइट पिंक, जो वाटर पहले हल्का ब्लूइश दिख रहा था वो लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, कितने क्रिस्टल डालने पे, 3 क्रिस्टल डालने पे। हमने कहा कि अच्छा 3 क्रिस्टल और डालो, अब और ज्यादा गाढ़ा हो गया ये। फिर हमने कहा अच्छा 3 और डालो, फिर आपने कहा लो भैया और गाढ़ा कर देते हैं। फिर हमने कहा 3 और डालो, आपने कहा और गाढ़ा करो इसको। फिर हमने कहा 3 और डालो, आपने कहा और गाढ़ा कर डालो। अच्छा, हमने पानी कितना लिया था मैं आपको ये स्पेसिफाई कर देता हूं। हमने पानी लिया था 100 ml, और काम कितने डिग्री सेल्सियस पे कर रहे थे, 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे थे, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने घर में कि कोई ग्लास व्लास लेके काम कर रहे थे। फिर हमने कहा अच्छा हमने कितने क्रिस्टल डाल लिए, 3 6 9 12 15, हमने 15 क्रिस्टल डाल लिए। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम चाह रहे थे कि यार एक क्रिस्टल और डालते हैं, 16वां क्रिस्टल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमने 16वां क्रिस्टल डाल तो दिया, लेकिन पानी और ज्यादा गाढ़ा हुआ ही नहीं। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्यूट ही किसी लिक्विड या फिर किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, जो कि यहां पे कितना था, 100 ml वाटर में अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस पर KMnO4 के क्रिस्टल डालते हो तो टोटल 15 क्रिस्टल्स डिसॉल्व होते हैं, उससे ज्यादा 16th वाला डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा, तो इससे 2 कंक्लूजन हम निकालते हैं। अभी एक काम करो, आप ये काम करो कि टेम्परेचर बढ़ाओ, इसको हीट दो। अब आपने क्या किया, पहले तो आप इसको रूम में कर रहे थे, तब उठा के ले गए किचन में, गैस स्टोव पे रखा, टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया, फिर से क्रिस्टल डाला, तो फिर से डाला 3 क्रिस्टल। अब ये 3 क्रिस्टल और डिसॉल्व हो गए। अब आपको लगा अरे यार यही 100 ml पानी अलग टेम्परेचर पर और 3 क्रिस्टल डिसॉल्व हो गए, यानी कि 15 क्रिस्टल की जगह आप 3 क्रिस्टल और मिला दें तो 18 क्रिस्टल डिसॉल्व हो गया। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, फिर आपने 50 डिग्री सेल्सियस कहा, अच्छा 18 हो गया, एक और करता हूं, 19वां किया, तो फिर नहीं हुआ। तो फिर से आपको यही बात समझ में आ गई कि यार किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्यूट ही डिसॉल्व करना पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो आप केवल 15 क्रिस्टल डिसॉल्व कर सकते हो KMnO4 का 100 ml वाटर में। वहीं अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो आप 18 क्रिस्टल डिसॉल्व कर सकते हो 100 ml वाटर में। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 16 पे जाना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 19 पे जाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर
कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। ये बात भी समझना उतना ही हमको जरूरी था। अच्छा, एक कंक्लूजन इससे और निकलता है। क्या एक कंक्लूजन और क्या निकलता है कि यार अगर आप इस वाटर में कुछ और डाल देते, यानी कि और वाटर ही डाल देते, तो क्या ये इसका कंसंट्रेशन घटता कि बढ़ता? तो अच्छा, आपने क्या डाला? KMnO4। तो क्या गाढ़ा हुआ सोल्यूशन? धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिस्टल्स बढ़ाए वैसे वैसे सोल्यूशन गाढ़ा होता दिखा, यानी कि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता दिखा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो वो इंटायरली सल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पर। जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। जैसे आपने यहाँ पे KMnO4 इस वाटर में डालते गए आप, वैसे वैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और पिंक कलर धीरे धीरे गाढ़ा होता गया, ठीक है, डार्क पिंक में कन्वर्ट होता गया। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे। और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ये बात हमने कर ली। अच्छा, 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व हो रहा था? 15 क्रिस्टल। और 50 पे 18 क्रिस्टल। क्या 16वां डिसॉल्व करना पॉसिबल था? क्या नहीं था। 16वां डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, एक बात आती है यार कि जैसे जैसे सॉल्यूट डालते जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन को 3 टाइप में कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, अपना डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है कि सैचुरेटेड है। 3 टाइप का सॉल्यूशन हमको मिलता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये थोड़ा सा स्पेलिंग ढंग से लिख दूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। 3 टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। किस आधार पे? कि आपने किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ज्यादा डाला है। ठीक है जी। तो अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको कि एक ऐसा स्थिति आपके सामने आ जाएगा जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे आया था कि आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व ही नहीं कर पाओगे अपने सॉल्यूशन में। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे आप 15 डिसॉल्व कर पा रहे थे, 16 डिसॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो जब किसी सॉल्यूशन में और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे 15 क्रिस्टल के बराबर था। यानी कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड देन द सॉल्यूशन वी गेट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना क्रिस्टल डालो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाए? 15 क्रिस्टल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। तो एक बात आती है कि यार आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो 15 क्रिस्टल से 18 क्रिस्टल हो गए, 15 क्रिस्टल से 18 क्रिस्टल हो गए। लेकिन हाँ, 50 पे 18 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी बात तय है। ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की पावर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने के साथ घट जाती है। जब आपने 50 से 30 कर दिया तो 18 से 15 ही क्रिस्टल घुल पाए। इसका मतलब है कोई भी सॉल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा और वही टेम्परेचर घटाने पे कम सॉल्यूबल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या है जी? सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a saturated solution is known as the solubility of solution। क्या बोल दिया? समझ ही नहीं पाए। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर उस टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वही उस पूरे सॉल्यूशन की क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। कोई आपसे पूछ ले, बताइए 30 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml वाटर की क्या सॉल्युबिलिटी होगी KMnO4 को डिसॉल्व करने की? तो आप कहेंगे 15 क्रिस्टल से डिसॉल्व कर पाएगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। वही 50 डिग्री सेल्सियस पर 18 क्रिस्टल उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वहीं टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। चलो अच्छा, इतनी बात हमको समझ में आ गई। सॉल्युबिलिटी वॉल्युबिलिटी हमने देख लिया और कंसंट्रेशन के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, एक बात आती है यार, कंसंट्रेशन को नापें कैसे? हाउ टू मेजर द कंसंट्रेशन?
इसको नापे कैसे, कैसे नापा जाए? तो इसको नापने के लिए हमको 4 तरीके बताए गए कि मेजरमेंट कैसे किया जाए इसका, हाउ टू मेजर इट, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए उस चीज को देख लेते हैं। तो मेजरमेंट करने के सोल्यूशन को हमको 4 तरीके बताए गए। सबसे पहले बेसिक बात जान लेते हैं कि अच्छा मेजरमेंट करना है तो क्या देख लो कि अच्छा जो आपका सोल्यूशन है, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हो तो किस पे डिपेंड करेगा? सल्यूट पे। तो यानी कि किसी सॉल्यूशन में जितना सल्यूट होगा वही उसका कंसंट्रेशन बताएगा। तो जब भी आप कंसंट्रेशन की बात करोगे आप क्या देखोगे कि किसी सॉल्यूशन में कितना सल्यूट होगा, यानी कि सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। और कोई आपसे कहे कि बताओ कितना परसेंटेज कंसंट्रेटेड है, तो इसी को 100 से गुणा कर दो तो आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कोई आपसे पूछे कि भैया परसेंटेज कंसंट्रेशन बताओ, तो सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। अच्छा, ये बात हमको बेसिक सी बात समझ में आ गई। अब मेजरमेंट के जो मैंने 4 तरीके आपको बताना था वो बताता हूं, हाउ टू मेक इट मेजर। देखिए 4 तरीके हैं इसको मेजर करने के। जो पहला तरीका आता है वह है मास बाय मास परसेंटेज। जो दूसरा तरीका आता है वह है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो तीसरा तरीका आता है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो चौथा तरीका आता है वह है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। जो 4 तरीके अपने को मिलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए मास बाय मास परसेंटेज क्या है, तब आप क्या करेंगे? मास ऑफ सल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये क्या आ गया? परसेंटेज किसका? मास बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऊपर तो हमेशा सल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, और 100 से गुणा कर दोगे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा होता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप क्या लिख देते? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपसे पूछा होता मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वहीं आपको वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज पूछा होता तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे आपको 4 के चारों टर्म्स में आपको मिल जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। सारे के आपको फॉर्मूलेज भी पता चल गए। हालांकि फॉर्मूलेज के आप तो ऐसे ही निकाल लो। आइए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल कौन सा है? एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी भर दीजिए, पानी भर दीजिए और उसमें मिला दीजिए नमक। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो वाटर था, वाटर पानी जो था वो था 120 ग्राम, सपोज दैट 120 ग्राम। वहीं जो नमक आपने मिलाया सॉल्ट वो था मान लो 40 ग्राम। आपसे बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताइए। आपको देखते ही समझ में आ गया कि इसमें सॉल्यूशन, पहले तो आपको क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए और दूसरा सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, आप ये जानते हो कि सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आप जानते हो। तो आपके पास है क्या? आपके पास ये सॉल्यूट दिया है कितना? 40 ग्राम। आपको सॉल्वेंट दिया है कितना? 120 ग्राम। तो आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया कितना? 160 ग्राम। आपको सॉल्यूट दिया ही है, कितना है? सॉल्ट, जो कि सॉल्ट था अपना 40 ग्राम। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट था ना, वाटर सॉल्वेंट था, तो हमको सॉल्यूट मिल गया, सॉल्यूट दिया ही था 40 ग्राम, हमने सॉल्वेंट की मदद से सॉल्यूशन निकाल लिया। 40 धन 120 बराबर 160 ग्राम। तो अब हम कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन निकाल लीजिए बहुत इजीली। तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेंट मत कर देना नीचे, नहीं तो सब खेला खत्म हो जाएगा। सॉल्वेंट करते तब तो 120 ग्राम ही आता, लेकिन क्योंकि हमको सॉल्यूशन चाहिए था इसलिए हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ दिया। तो ये हो गया 40/160। ये तो कंसंट्रेशन आ गई। अब आपसे पूछेगा परसेंटेज बताइए मास बाय मास, तो आप 40/160 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से कट गया, और अच्छा इसको यहीं से काट देते हैं ना, ये 0 यहाँ पर रहने देते हैं। 40 4 चौके 16, ये 4 आ गया और ये 100 था, तो ये कितना हो जाएगा? 25% लगभग आ जाएगा, 25 चौका 100। तो कंसंट्रेशन कितना आ गया? 25%।
यानी कि आपके 100 ml वाटर में जो 120 ml ग्राम वाटर में जो 40 ग्राम आप सॉल्ट डाले हो उसका कंसंट्रेशन 25% आया। ठीक है, ऐसे हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने पढ़ाया है आपको फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग मार देनी है। अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया होगा तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आने वाली है, मेरा वादा। तो आप फटाफट से एनसीईआरटी की लाइनें देखो और बस बिंदास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेस्ट ऑफ लक। आगे देखते हैं अगले वीडियो में, थर्ड वीडियो में। चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो।